नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी जी बहुत कम ही आमने सामने की टक्कर में यकीन रखते हैं और अब से नहीं, गुजरात से उनका ट्रैक रिकॉर्ड है आमने सामने की टक्कर में नहीं, क्योंकि आमने सामने की टक्कर में रिजल्ट सामने आ जाता है। देश देख लेता है कि इसमें कौन भारी है, कौन हल्का है, कौन जीता है, कौन हारा है। लेकिन कल मजबूरी थी, कोई विकल्प नहीं था। मोदी फंस गए और राहुल के साथ आमने सामने का कार्यक्रम हो गया, बिल्कुल आमने सामने की टक्कर हो गई। अब दिल्ली विश्वविद्यालय आईआईटी दिल्ली का कार्यक्रम जो था, दीक्षांत समारोह, वो टाला नहीं जा सकता था। उसकी तारीख महीनों पहले फिक्स होती है, वो टाला नहीं जा सकता था। और राहुल गांधी ने, यहाँ पर नरेंद्र मोदी कभी सामने नहीं आते, राहुल गांधी ने वही तारीख जिस दिन जेएनजी से संवाद करने का स्वांग कर रहे थे मोदी, वही तारीख तय कर ली लाखों जेएनजी से बात करने का, कनेक्ट करने का, उनके मन की पीड़ा, व्यथा और दर्द को सामने लाने के लिए वही तारीख तय कर ली। अब टाइम आप देखिएगा, बिल्कुल एक एक चीज को सीक्वेंस में देखिए, टाइमलाइन पे समझिए। 12:35 पर कार्यक्रम जो था, उसके मुताबिक 12:35 पर मोदी जी का इवेंट खत्म हो गया। इवेंट खत्म हो गया, वो भाषण खत्म हो, जो है जेएनजी को लुभाने वाले तरकीबें सब हो गई। 12:35 के बाद 7:13 पर राहुल गांधी का लाइव शुरू हो गया। यानी अगर हम मिनटों के हिसाब से देखें एक्यूरेट, तो 7 घंटे भी नहीं पूरे हुए और सिर्फ 7 घंटे में रिजल्ट आ गया आमने सामने की टक्कर का। और राहुल के सामने मोदी बुरी तरह पस्त हो गए। जेएनजी ने एक्स से लेकर के, मस्क के एक्स से लेकर के और सड़क तक, और मोदी के सिस्टम की बखिया उधेड़ दी। एक एक सच उसका रख दिया और बखिया बड़ी बेबाकी से और निडरता से उधेड़ी है। तो ये हेमंत भाई को ले आइए, हेमंत भाई आपको एक एक चीज पढ़ के सुना भी देंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन पहले जरा मैं आपको मोदी जी के इवेंट के पहले जो मोदी जी ने होमवर्क किया था स्क्रिप्ट राइटरों के मदद से, थोड़ा उनके होमवर्क पर नजर डालते हैं। ले आओ भैया, ट्विटर वाला उनका पोस्ट लाओ, तभी नीचे जब उनका होमवर्क देखोगे तभी तो देखोगे कि मार्किंग कैसे हुई है। लोगों ने होमवर्क में कितने जगह पर लाल कलम से गोला बना दिया। At 11 a.m. tomorrow, 8th August, I will be attending the convocation ceremony at IIT Delhi. I look forward to being among the students and teachers of this pioneer institution. IIT Delhi has always made a rich contribution in the field of research and innovation. मतलब कितना भी रिच कंट्रीब्यूशन हो, तो मोदी जी से थोड़ा कम है, क्योंकि उतना इनोवेटिव तो कोई हो ही नहीं सकता है। अब ये किया, उसके बाद एक क्लिप है, ये क्लिप बहुत वायरल हो रही है और इस क्लिप पे खूब फजीहत हो रही है। जरा मोदी क्लिप लाओ भैया, सुना दो। साथियों, मैं लाइव की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। ओहो। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, ये तो बहुत इनका अनुभव है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत बड़ा। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। आप याद करिए, कैंपस लाइफ में सारे फंडे क्लियर होते थे। क्या पढ़ना है, कौन सा असाइनमेंट पूरा करना है, कौन सी परीक्षा देनी है, सब पहले से तय होता था। लेकिन जिंदगी कुछ अलग तरह से चलती है। वहां न कोई तय कोर्स होता है, न कोई क्वेश्चन पेपर होता है। कई बार तो ये भी कोई नहीं बताता कि असली सवाल क्या था।
वो सवाल भी आपको खुद पहचानना पड़ता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलुमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए। उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे। और इसलिए लाइफ में क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, अपनी लर्निंग इंस्टिंक्ट को जगाए रखिए, चेतना बनाए रखिए। जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए। बस 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 लेकिन इतने सिर्फ बात, हमारे दर्शक इतने में तो बीपी लो हो गया होगा, कईयों को नमक पानी पीना पड़ेगा इतना सुन के। कितना देखिए कैंपस में तो बहुत गुजारा है वक्त, वो ऐसे ही थोड़ा एंटायर पॉलिटिकल साइंस वगैरह में कैंपस में ही तो आधा जिंदगी गुजरा। अच्छा, आईआईटी के कई एलुमनाई के साथ बहुत बहुत पुराना रिश्ता है। जैसे चेतक की माँ गुजराती थी, वो इस राजस्थान से रिश्ता, तो सबसे है तो कैसे आईआईटी से नहीं होगा रिश्ता, उनका जरूर है। अब एक बात बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने कहा था, इसके बाद मैं हेमंत भाई का हैंड ओवर कर दूंगा। उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो सिलेबस है और क्वेश्चन पेपर बाहर कोई नहीं, क्योंकि बाहर ज्ञानेश कुमार है, आपको पता नहीं होगा कि क्या होगा। देखिए, मैं इस बात को बहुत ताली बजा रहे थे आईआईटीएन, मैं एक बात फिर कहता हूं, आपके बाहर के जीवन में भी सिलेबस होगा। अगर बाहर का संसार नियम कायदे कानून से चल रहा होगा, मानवता से चल रहा होगा, तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जीवन में आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं, कामयाबी और नाकाम होना वो अलग बात है। लेकिन जो भाषण आया है ना, बहुत मजेदार सुनने में लग रहा होगा। मैं अपनी निजी राय दे रहा हूं, आप असहमत सब लोग हो सकते हैं। अगर राम का शासन है तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या होगा आगे। एक अपराधी के साथ, एक व्यभिचारी के साथ, एक दुराचारी के साथ क्या होगा, उसका क्या इंसाफ होना है। लेकिन अगर मोदी का राज होगा तो अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है। हो सकता है उसको जेल से बाहर निकलने पर फूल माला से उसका स्वागत किया जाए, उस व्यभिचारी का, दुराचारी का, हैवान का, शैतान का। ये अनप्रिडिक्टेबल है। अनप्रिडिक्टेबल ये है, अगर किसी भी मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत चीज प्रिडिक्टेबल हो जाती है कि अगर मतलब लोगों का मिजाज दिख रहा है कि इस पार्टी के साथ है, जनता उसके कार्यक्रम में उमड़ रही है, तो चुनाव वही जीतते हैं। लेकिन मोदी जी के समय में अनप्रिडिक्टेबल, मोदी जी के समय में कुर्सी खाली मोदी के कार्यक्रम में रहती है, विपक्ष हाउसफुल, विपक्ष के लिए रेला होता है, लेकिन नतीजे आते हैं तो विपक्ष का सुपड़ा साफ होता है, मोदी जी सरकार बनवा लेते हैं 90% के स्ट्राइक रेट से। ये अनप्रिडिक्टेबल है, आउट ऑफ सिलेबस है। ये आज तक ये सिलेबस खोज रहा है विपक्ष कि ये कहां पर है, कौन सी किताब चलवा दिए हैं डेमोक्रेसी। क्योंकि जब आपके पास सिस्टम में ऐसे कंप्रोमाइज्ड लोग होते हैं जो इस देश के साथ या समाज के साथ विश्वासघात करते हैं, तो सिलेबस अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। कई बार हम बता दें, फिर अब नरेंद्र मोदी ने कहा तो थोड़ा हम भी कहेंगे। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो कई बार कहते हैं ना कि इस बार पेपर में सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन आ गया था, एक आध क्वेश्चन, ये वाला तो पढ़ाया नहीं था मैडम ने, ये क्लास में पढ़ाया नहीं गया था, ये वाला भी आ गया था। तो वो जो एक बार होता है वो हमारी डेमोक्रेसी में रेगुलर हो रहा है। बच्चों के स्कूल में भी कई बार होता है, वो भूल चूक लेनी देनी होती है। जो स्कूलों में रेयर होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है, वो हमारी डेमोक्रेसी में आए दिन होता है, और वही हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। ये उनके ज्ञान पर मेरी अपनी निजी टिप्पणी थी, निजी विचार थे। अब आगे चल रहे हैं जरा। इसके बाद
उन्हीं टाइमलाइन पर क्या क्या है, पहले आप ये देख लीजिए, हेमंत भाई दिखा देंगे। उसके बाद मैं आपको 2 बयान सुनवाऊंगा, एक्स के बाद आप जमीन पर कैसे बखिया उधेड़ रहे हैं बच्चे अब सड़कों पर, वो आपको सुनवाएंगे। लेकिन पहले आप जरा एक्स का दर्शन कीजिए। हेमंत भाई शुरू करिए, दिखाओ भैया एक एक करके। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, इस पर आने से पहले मुझे कुछ एक बेसिक जानकारी आपको देनी पड़ेगी। कल चर्चा हमने थोड़ी सी कर ली थी, लेकिन ये जो 57वां दीक्षांत समारोह था दिल्ली आईआईटी का, इसका इनवाइट पहले राष्ट्रपति को भेजा गया था, उसके बाद प्रधानमंत्री को भेजा गया और वो महीने भर से पेंडिंग पड़ा था, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। जैसे ही छात्रों का आंदोलन खत्म हुआ दिल्ली में, जंतर मंतर वाला समझौता हुआ, उसके बाद 23 तारीख को इधर कंफर्म किया गया कि मोदी जी आएंगे और फिर सारे के सारे कार्यक्रम की जो वो थी, जिसको आप कहिएगे फ्लो, वो उसके हिसाब से तैयार किया गया। पहली बात। और मोदी जी जेन जी से इंटरेक्ट करने के लिए कितने उत्साहित थे, इसका अंदाजा आप पिछले 2 दिनों में उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर जाकर के कोई भी साथी देख सकता है। जिस प्रधानमंत्री ने महीनों से जो स्टूडेंट्स का आंदोलन चल रहा है, दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ, सारा घटनाक्रम हुआ, उस पर एक शब्द नहीं लिखा, एक शब्द की बात मैं कर रहा हूं, उस प्रधानमंत्री ने 2 दिन के अंदर, और 2 दिन में भी कहिए आप 30 घंटे के अंदर, उन्होंने 8 ट्वीट दे मारे। 8 प्रधानमंत्री जी ने 8 ट्वीट किए दिल्ली आईआईटी के 57वें कन्वोकेशन को लेकर के। और जिस कार्यक्रम, जो पहला ट्वीट उनका था 7 तारीख का, उसमें उन्होंने जो शुरुआत की, तब से लेकर के आखिरी ट्वीट तक, 8वें ट्वीट तक, आप उनका कोई भी ट्वीट उनके हैंडल पे जाकर के देख सकते हैं, और उस पर कितनी भयंकर छात्रों ने रिएक्शन किया है, उसका भी आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। ये जो आप पहला ट्वीट देख रहे हैं, विकास तिवारी कोई करके हैं, ये किस बात पे है? जिसमें मोदी जी ये घोषणा कर रहे हैं कि कल मैं सुबह, 7 तारीख का ट्वीट है, उस पर वो कहते हैं कि मैं कल सुबह 8 तारीख को आईआईटी दिल्ली की 57वीं कन्वोकेशन में जाऊंगा और छात्रों से, जैन जी से संवाद करने का मुझे मौका मिलेगा। तो उस पे ये विकास तिवारी जो है, हैंडल है ये लिखते हैं कि फर्स्ट मीट द स्टूडेंट्स एंड अपोलोजाइज टू देम। वो कहते हैं कि कन्वोकेशन बाद में जाना, पहले बच्चों से मिलो और उनसे माफी मांगो, सेइंग, ये कह करके, प्लीज फॉरगिव मी फॉर हैविंग यंग पीपल लाइक यू बीटन बाय द पुलिस। मुझे आप जैसे नौजवान छात्रों को पीटने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा मुझे माफ कीजिए। आई वॉज मोर इंटेंट ऑन अंडरमाइनिंग द मूवमेंट। मेरी इच्छा थी कि मैं इस पूरे आंदोलन, छात्र आंदोलन को अंडरमाइन करूं। इट वॉज ओनली आफ्टर यू इंटेंसिफाइड द एजिटेशन दैट आई एंगेज्ड इन डायलॉग, प्लीज फॉरगिव मी। और ये भी कहो कि आपका जब आंदोलन तेज हुआ, तब मुझे ये समझ में आया कि मुझे संवाद करना चाहिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये कल्पना कीजिए, मोदी जी जब आईआईटी जाने की घोषणा कर रहे हैं, उसके ऊपर आया ही कि जाना बाद में, पहले माफी मांगो। अगला देखिए, ये आनंद करके है, इन्होंने लिखा, डियर मोदी जी, प्रिय मोदी जी, वाइल एड्रेसिंग द स्टूडेंट्स एट आईआईटी दिल्ली, जब दिल्ली आईआईटी के छात्रों से आप बात करो, प्लीज टॉक अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय इंडियाज यूथ। वहां पर जो भारत के जो नौजवान हैं, जो युवा हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, उन पर भी बात कीजिएगा। क्वालिटी एजुकेशन इज स्टिल नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन। हमारे देश में अच्छी शिक्षा हर एक व्यक्ति को आज भी उपलब्ध नहीं है, एंड आवर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम नीड्स मेजर रिफॉर्म्स। और हमारे शिक्षा सिस्टम को काफी बड़े सुधारों की जरूरत है। ये मोदी जी की घोषणा के ऊपर ये बात हो रही है। ये देखिएगा, ऑडिट दी सरकार करके ये ट्विटर हैंडल है, इसने क्या कहा मोदी जी की घोषणा पे, प्लीज स्टॉप गोइंग टू फंक्शंस। इस तरह के समारोह में जाना बंद कीजिए। ट्राई डूइंग समथिंग एल्स बाय एनेक्टिंग लॉज टू मेक लाइव्स बेटर। और ऐसा करने की कोशिश कीजिए, कुछ कानून बनाइए जिससे जीवन बेहतर हो सके। यू जस्ट वेस्ट टाइम, आप केवल समय खराब करते हैं। एंड डोंट यू फील अशेम्ड ऑफ नॉट डूइंग एनीथिंग। और क्या आपको शर्म नहीं आती कुछ भी ना करने पर? लिविंग ए लेविश लाइफस्टाइल, एक राजसी ठाट बाट का जीवन जीते हो आप, एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, दूसरों के खर्चे पर। शेमलेस ह्यूमंस आर पॉलिटिशियंस। जो सबसे शर्मनाक इंसान है वो राजनेता है। और ये रोहन राय कहते हैं स्टूडेंट के तौर पे कि आप वहां जा रहे हैं, प्लीज डोंट बीट देम देयर। जा तो रहे, लेकिन वहां बच्चों को वहां पीट मत देना। ये अगले राम नरेश कुमार हैं, ये कहते हैं, भाषणों और ऑटो फोटो ऑप से आगे बढ़कर ये सोचना होगा कि हमारे बेहतरीन दिमाग विदेशों का रुख क्यों कर रहे हैं। आईआईटी जैसे प्रमुख संस्थानों को केवल तारीफों की नहीं,
बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रिसर्च बजट और अवसरों की जरूरत है ताकि प्रतिभाएं देश में रुकें। ये मोदी जी की जाने की घोषणा के ऊपर ये टिप्पणी की गई है। शेख खालिद कहते हैं सीरियसली ही, ये मोदी जी ने जो अपने कोट्स लगाए अपने ट्विटर हैंडल पर, उसको जाकर के क्या कहते हैं शेख खालिद, सीरियसली अच्छा, ही जस्ट कोट्स डायलॉग्स फ्रॉम बूमर इरा मूवी। वो पुराने जमानों की जो बूमर का जमाना था उस समय की फिल्मों का कोट डायलॉग कोट करते हैं, एज्यूमिंग, ये मान करके कि टुडेज जनरेशन हैज नो क्लू अबाउट देम, कि आज की पीढ़ी को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। और फिर उसमें स्माइली लगाते हैं वो। इट इज रिडिकुलस, ये अपने आप में संदेह, अपने क्या नाम है, पहेली है, हाउ फेक ऑब्लिक कौन ही इज, कि वो कितने आभासी हैं, कितने नकली हैं। ही कांट इवन थिंक ऑफ ए सिंगल गुड लाइन ऑन हिज ओन, वो अपने आप से एक बढ़िया वाक्य भी नहीं सोच सकते। ये प्रधानमंत्री को आईना दिखा रही है। फिर आर बाला नाम का ये है, राजेश बाला, ये कहते हैं महाज्ञानी नोज डिफरेंस बिटवीन कैंपस जीवन एंड कैंपस के बाहर का जीवन। महाज्ञानी को पता है कि कैंपस का जीवन कैसे होता है, कैंपस के बाहर का जीवन कैसा होता है। ये सुश करके कोई है, ये कहते हैं अगेन इट्स अबाउट योर मन की बात, वन वे स्ट्रीट। एक बार फिर वही बात होगी आपका, एक तरफा संवाद, जैसे मन की बात। डायलॉग वुड बी इफ दे वर अलाउड टू स्पीक देयर मन की बात। संवाद ये तब होगा जब बच्चों को भी बोलने का मौका दिया जाए कि उनके मन की बात क्या है। इतना सिंपल समझ में नहीं आता क्या? वो कह रहे कि प्रधानमंत्री जी आपको इतनी भी बात समझ में नहीं आती कि डायलॉग क्या होता है और मोनोलॉग क्या होता है। मोदी जी ने डायलॉग लिखा था, उसके जवाब में इन्होंने लिखा। ये गजेंद्र सिंह हैं, ये कहते हैं हाउ कैन यू टोल्ड दोज ब्राइट माइंड्स व्हेन यू योरसेल्फ हैड नेवर इवन फेस्ड कॉलेज और यूनिवर्सिटी। आप उन शानदार दिमागों को, उन बच्चों को कैसे उनको कुछ बता सकते हो जब आप कभी किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही नहीं गए। यू कांट अंडरस्टैंड द प्रेशर, आप दबाव नहीं समझ सकते। स्ट्रेस एंग्जाइटी वन सिंसियर स्टूडेंट फेस ड्यूरिंग दोज डेज। ना आप दबाव समझ सकते हैं, ना आप तनाव समझ सकते हैं, ना आप उत्तेजना समझ सकते हैं जो हमारे छात्र हर दिन इसका सामना करते हैं। ये कहा उन्होंने। ये प्राउड इंडियन है, ये कहते हैं कि व्हाट एन आयरनी, क्या दुखद है, क्या क्या इसको क्या कहिएगा। ए फिफ्थ पास पर्सन इज गिविंग ज्ञान टू आईआईटी दिल्ली स्टूडेंट्स। एक पांचवी व्यक्ति, पांचवी कक्षा पास व्यक्ति दिल्ली आईआईटी के स्टूडेंट्स को ज्ञान दे रहा है। ए पर्सन, ऐसा व्यक्ति हु ऑलवेज अवॉइड क्वेश्चंस, जो हमेशा सवालों से बचता है। आर आस्किंग स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन, वो छात्रों को कह रहा है कि सवाल पूछो। ए पर्सन हु कैन नॉट स्पीक विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर, एक व्यक्ति जो टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोल नहीं सकता, वो ज्ञान दे रहा है। हु यूज यूजलेस एक्रोनिम्स इन एडवाइजिंग स्टूडेंट्स, और वो इधर उधर के ये करता है 7+2 6+2 एक्रोनिम्स छात्रों को शिक्षा देने के लिए, उसको यहां पर आप बुला रहे हैं। आगे चलिए, शाबाश। और भी होंगे कुछ। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारा जो मोदी जी ने 8 अलग अलग जो ट्विटर पे उन्होंने डाले अपने पोस्ट इस इवेंट में, जिसको वो जेनजी के साथ डायलॉग कह रहे हैं, एक्चुअल में आशीष भाई वो मोनोलॉग ही था। डायलॉग है सर्टेन अदर थिंग्स। आप बोल रहे हो, मैं सवाल कर रहा हूं, आप उसका जवाब दे रहे हो, फिर कोई दूसरा साथी सवाल कर रहा है, उसको डायलॉग कहा जाता है। मंच पर गए, सारा सिस्टम अपना, सामने टेलीप्रॉम्प्टर अपना, सारी की सारी ऑडियंस अपनी, ना कोई सवाल ना कोई जवाब, आप अपना गए, अपना टेक्स्ट पढ़ा, टेलीप्रॉम्प्टर पर आ गए। इसको अगर डायलॉग मोदी जी कहते हैं तो ये तो फिर उन्हीं की परिभाषा हो सकती है। वर्ल्ड ओवर अगर आप देखेंगे, दुनिया में कहीं भी देखेंगे, चाहे कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, डायलॉग का मतलब संवाद होता है, दैट इज बिटवीन टू पीपल, टू और मोर देन टू पीपल। मोदी जी हमेशा और हमेशा, चाहे वो यहां हो, चाहे वो राजनीतिक मंच हो, चाहे कोई किसी भी तरीके का विदेशी दौरा हो, हमेशा टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो इसको इन एनी सेंस ऑफ वर्ड आप डायलॉग नहीं कह सकते, ऐसा मेरा मानना है। रही बात ओवरऑल मोदी जी का जिस तरीके का ये है, वो कितने डेस्परेट थे कि 23 तारीख को उन्होंने जब वो वीडियो डाला, याद होगा आपको, 20 तारीख को आंदोलन खत्म करवाया गया, 30 तारीख की रात को मोदी जी ने बिना किसी तैयारी के अपने मोबाइल से जिस तरीके से वीडियो बनाया था, उसकी बड़ी, उस पर भी तमाम तरह की टिप्पणीबाजी, टीका टिप्पणियां हुई, सारी चीजें हुई, देखा सबने। उस दिन दिल्ली आईआईटी को यह मैसेज किया गया कि प्रधानमंत्री जी आएंगे। तो केवल और केवल 15 दिन के अंतराल के अंदर यह सारा कार्यक्रम तय हुआ। अदरवाइज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इनिशियल कार्यक्रम था, वो देश की राष्ट्रपति को बुलाने की फिराक में थे,
क्योंकि देश की राष्ट्रपति ही इन सारी आईआईटीज वगैरह उन्हीं के अंडर होती है डायरेक्टली। लेकिन लास्ट मोमेंट पे पहले मोदी जी ने कोई जवाब नहीं दिया, और जब जवाब दिया तो ये आया 23 तारीख की रात को कि वो खुद आएंगे इस कन्वोकेशन के अंदर। तो ये सारा घटनाक्रम इस दौर में था। और कल जो कार्यक्रम था उससे पहले जिस तरीके के सुरक्षा प्रोटोकॉल के नाम पर बच्चों के साथ जिनको डिग्री मिलनी थी या जिनको गोल्ड मेडल मिलने थे या उनके पेरेंट्स के साथ, तो मुझे तो ये लगता है कि मोदी जी का जो ये कार्यक्रम था पूरे का पूरा, अगर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी आईआईटी का आप देखेंगे तो इसने बीजेपी और आरएसएस की मदद कम की है। जितने सवाल उठे हैं अब तक, आज तो ये आप जानकर हैरान होंगे कि कार्यक्रम कल था और ट्रेंड आज कर रहा है ट्विटर पे, और क्या क्या ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है कि बच्चों के साथ जाती हुई सुरक्षा प्रोटोकॉल्स के नाम पर। तो आप सोच लीजिए कि इसका फायदा हुआ है नुकसान हुआ है। मुझे लगता है इसने ठीक वैसे ही बैकफायर किया है जैसे श्रीमान मोहन भागवत डंका बजा करके आए थे बॉम्बे के नीता अंबानी ऑडिटोरियम में। उन्होंने कुछ कहने को ना का सिर फोड़ने के लिए कुछ सवाल तो लिए थे, ये महोदय तो अपना भाषण पिलाया, ज्ञान दिया और चल दिए। तो ये सारी ट्रोलिंग हमने बहुत थोड़ी सिलेक्टिव दिखाई है। अगर किसी को पूरा मोदी जी के कार्यक्रम पर देखना हो तो 8 ट्वीट पढ़ सकते हैं। उसके नीचे ये ज्ञान की गंगा युवाओं ने ही वाही, उसको जेन जी ही कहते हैं, उनके ही ट्वीट्स हैं सारे के सारे। खैर, नुकसान वाले मामले में थोड़ा मेरी राय अलग है। इनका नुकसान क्या होगा? नुकसान सामान्य किसी व्यापारी का, किसी कारोबारी का नुकसान होता है जिसके दुकान में कुछ होता है सामान, भाई सामान नहीं बिका, उसका स्टॉक पड़ा रह गया तो नुकसान होता है। जो हवा बेच रहा है 12 साल से, जिसके दुकान में कुछ नहीं, हवा बेच रहा है, उसका क्या नुकसान होगा? उसके पास कुछ भी नहीं है और फिर भी दुकान 12 साल से चल रही है, तो क्या नुकसान होगा उसका? खैर, जरा मैं सुना दूं आपको, 2 अलग अलग क्लिप हैं, दोनों सुना दीजिए एक एक करके। वो तो आपने देख लिया एक्स पर, अब देखिए सड़क पर। मोदी जी आज से पप्पू घोषित किए थे, देखिए वो आज एआई की बात कर रहा है, डाटा की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर, रोजगार की बात कर रहा है। आप तो जब से प्रधानमंत्री हुए तब से एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। यहाँ पर लगभग हजारों की भीड़ है, आप देख सकते हैं। शिक्षा के सिस्टम में बिलीव करते हो। और यहाँ पर लगभग 200 से ज्यादा कैमरे हैं। अगर फोन का कैमरा गिन लिया जाए तो हजारों का कैमरा होगा। इतना कैमरा फेस करने में आपकी पतलून गीली हो जाएगी। ये जो है, नहीं, कैमरेस बहुत प्यार है, तो आप लोग समझ नहीं पाते। कैमरेस बहुत प्यार है मोदी जी, कैमरेस कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि कैमरे के साथ कॉम्बिनेशन होता है, फिर स्क्रिप्ट होती है, टेलीप्रॉम्प्टर होता है और कैमरा होता है। अकेले कैमरा नहीं, दिक्कत हो जाती है। फिर एक क्लिप और है, वो भी सुना दो भैया। हम बिहारी हैं, ठीक है। और मैं एक बात बता दूं, आप मुझे जितने धमके देते, मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता हूं और ये लड़ाई के लिए कल भी मुझे लड़ने पड़ी तो मैं देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन छात्रों के हक के लिए हमेशा लड़ते रहूंगा। क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा है ना कि अगर संसद सड़कें सुनी होगी तो संसद आवारा हो जाएगा। तो सर, आप जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है, तो हमारा जवाब है कितनी लंबी जेल तुम्हारी देख लिया, देखेंगे। ठीक है, शाबाश। यही जिसकी बात हमने की थी आज हर टॉपिक में भी, यही वाली बात कि क्या ये कह रहे, स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं तो जान देनी पड़ेगी, दे देंगे। जब ये भाव आ गया तो फिर कोई अब्दाली, नादिर शाह, तैमूर नहीं रहे, वो उल्टे पांव निकले। जो भी हाँ गए, तो ये पता है हमें, इतिहास में लिखा है कि वो लूट लपाट के गए थे। ऐसा नहीं था कि गए थे तो यहाँ कुछ दे के गए थे। जाते जाते उन्होंने इस देश में तमाम महिलाओं, बच्चियों के साथ व्यभिचार किया था, उन्होंने इस देश को लूटा था, लूट लपाट के गए थे। ये सच जरूर दिमाग में रखिएगा इस तथ्य के साथ। हेमंत भाई, ये सड़क का मिजाज जो है ना, लोहिया, जब सड़कें सुनी तो संसद आवारा हो जाती है, और संसद की इस आवारगी पर लगाम कसने के लिए नौजवान निकल रहा है, तो अच्छे आवारा राइट टाइम हो जाते हैं फिर। नहीं, ये तो जो परिस्थिति है ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। अब इसमें किसी भी तरीके के ना बताने की जरूरत नहीं। मंच पर खड़ा होकर के किसी भाजपा की सरकार को एक युवा का ही ललकारना कि मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से और किसी बात से डरता नहीं, AK-47 ले आओ, ये पैलेट गन वगैरह तो कुछ चीज ही नहीं, एक पार्ट।
वो है भय की विदाई। और दूसरा, जो लोगों के बीच में जिस कार्यक्रम को सरकार परमिशन भी देने को राजी नहीं है, उसको स्थानीय स्टूडेंट्स अपने ट्विटर हैंडल्स पे, फेसबुक पे वीडियो शूट करके कि यहाँ सैकड़ों कैमरे लगे हुए हैं, तुम तो जिसको पप्पू कहते थे। तो ये एक नई दिशा चल पड़ी है। और ये जो पीढ़ी है ना, जेन जी, इसने एक बात तो साबित कर दिया, कम से कम जो ये कार्यक्रम जितने भी हुए हैं, कि आप चाहे कोटा देख लीजिए, देहरादून देख लीजिए, कल का देख लीजिए, अपना प्रयागराज का, कि ये लोग जितना सरकार जिस चीज को रोकना चाहती है, ये उसके उतने ही पक्ष में खड़े होकर के मजबूती से अपनी बात रखते हैं, और भय का कोई दूर दूर तक मामला नहीं। ये चीज असल में सबसे बड़ी चिंता, जो आपने फोटो दिखाए थे, बात में वही खत्म करूंगा, कि वो सबसे बड़ी चिंता अगर है तो वो अडानी की चिंता है, वो मोदी शाह की चिंता है, और वो नागपुर वाले मोहन भागवत की चिंता है। और उनकी चूल्हे हिल चुकी है। ये बच्चों का जोश, ये रिएक्शन, ये रिस्पॉन्स देख करके मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी पूरी रणनीति बदलनी पड़ेगी, अगर उसको नैरेटिव के अंदर भी रहना है तो, वरना ये इनको खत्म कर देंगे, ऐसे ही ध्वस्त कर देंगे केवल इस पॉपुलर परसेप्शन के जरिए। और अगर आपको इमरजेंसी का दौर याद हो, वो भी छात्री थे, मत भूलिएगा उसको। और उसके बाद जिस तरीके से वो वेग बढ़ता गया, उसने अपनी चीजों को पूरे देश में लपेट में ले लिया। अगर अब मोदी जी नहीं सुधरे, अगर ऑप्टिक्स, थिएट्रिक्स और इवेंट से बाहर नहीं आए, तो उनके लिए ये डैमेज को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये पोमेरियन भी साथ नपेंगे, जितने पोमेरियंस आप देखते हो सुबह शाम तक, जो मोदी जी के लिए कुतर्क करते हैं। आप कमाल देखिएगा, जो दिल्ली में जंतर मंतर होते हुए वहां फटके नहीं जाकर के, वो कवर करने गए हुए झारखंड का छात्र आंदोलन। दिल्ली का आंदोलन कहते इंडिया का आंदोलन था, झारखंड का आंदोलन भारत है। मतलब इनकी बिल्कुल कोई शर्म, लिहाज, तर्क, कोई कुछ नहीं। इनको केवल मोदी का एजेंडा बढ़ाना है। तो इनको ये नहीं पता कि झारखंड में जो बच्चे धरने पे बैठे, राहुल गांधी ने उनसे भी बात की है फोन पे, उनके साथ पूरी एकजुटता दिखाई है। हाँ, उनका जो एनएसयूआई का अध्यक्ष है विनोद जाखड़, वो और तमाम नेता वहां पर जाकर के उनके साथ धरने पे बैठे। इनको कोई पता ही कुछ नहीं है। तो इनका जो प्रोपेगेंडा है, ये भी मोदी जी, जो आज तक मोदी जी को बचाता आया है, मुझे लगता है बीजेपी, आरएसएस और इस पूरे सिस्टम को लेके बैठने में एक बड़ा कारण इस आपके पोमेरियन गिद्ध मीडिया का भी होने वाला है, ये मान करके चलिए। नहीं, इनका तो हम तो एक बात के लिए जरूर कहेंगे, और बिना किसी झिझक के, अगर आंदोलन कोई करना है तो उस आंदोलन में पहला आंदोलन इस गोदी मीडिया के खिलाफ होना चाहिए। ये अगर आंदोलन सफल हो गया ना, तो आपके सारे आंदोलनों की कामयाबी की गारंटी मिल जाएगी, पक्का है। जिस दिन इस गोदी मीडिया को सही ट्रैक पर ले आए, उसके बाद कोई आंदोलन होगा वो कामयाब होगा। सरकार फिर तानाशाही रवैया आप मिनटों में देखेंगे कि छोड़ करके राइट टाइम हो जाएगी, सही ट्रैक पर खड़ी नजर आएगी। क्योंकि हमेशा सरकार को लगता है कि इस देश का जो सही नैरेटिव है, एक्चुअल ग्राउंड कंडीशन है, ग्राउंड रिपोर्ट है, उसको इस मीडिया के जरिए दफन कर देते हैं। जिस दिन ये राइट टाइम हो गया, सरकार आपको घुटनों पर नजर आएगी, कोई भी सरकार हो। जन आकांक्षा, अगर उस देश की मीडिया वो 50% भी ईमानदार हो, 50%, 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, 50%, मतलब सरकार के तरफ थोड़ी भी, तो भी इस देश में कोई सरकार तानाशाही रवैया नहीं है। इजाजत दीजिए हमें, हम फिर अगली खबर और अपडेट के साथ आएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत।